हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे। हाजिर हूँ हमारे नए इनिशिएटिव के साथ जिसका नाम है बैक टू स्कूल। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल हम आपके साथ मिडाइवल हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो तक हमने आपके साथ क्लास 11 की चैप्टर 18 डिस्कस कर ली थी। तो इस वीडियो में हम आपके साथ चैप्टर 19 डिस्कस करेंगे, जिसका हेडिंग है क्लाइमेक्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर पार्ट 2। याद कीजिए, पार्ट 1 हम पहले चैप्टर 18 में डिस्कस कर चुके हैं और इसमें हम चैप्टर पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है मराठाओं पे फोकस्ड है, बेस्ड है मराठाओं पे ही। तो मराठा कौन थे पहले ही समझ लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। जो ये अहमदनगर और बीजापुर वाला एरिया था, यहाँ पे जो कोर्ट में जो इंपॉर्टेंट डिजिग्नेशन पे जो लोग अवेलेबल थे, बैठे हुए थे, वही लोग ही मराठा थे। मराठा ये पूरा जो हमारा मराठवाड़ा वाला इलाका है, करंट का जो हमारा महाराष्ट्र है, साउथर्न सदर्न महाराष्ट्र है, वही मराठवाड़ा था। उसी के जो लोग थे वही मराठा थे, जो लेटर ऑन बाद में बड़े एरिया डेवलप कर लेते हैं जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं। देखिए, जो मराठाओं में जो सबसे बड़े पहले रूलर थे वो शाहजी थे। शाहजी ने ही मराठाओं का इमर्ज करने की कोशिश की। उसके बाद जो इनका सन था शिवाजी, उसे पूरा क्रेडिट जाता है मराठाओं को डेवलप करने का। तो हम शिवाजी पे पूरा डिस्कस करते हैं, क्योंकि चैप्टर में पूरा का पूरा शिवाजी को ही डिस्कस किया गया है, उसी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या जो भी इंपॉर्टेंट बैटल हैं वो डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं शिवाजी का जो इंट्रोडक्शन है। शिवाजी, जिनके फादर थे शाहजी, याद कीजिए उनकी बहुत सारी शादियाँ हुई थी। इन्हीं में इनकी एक वाइफ थी जीजाबाई। इन्हीं के सन थे शिवाजी, जिनका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। कहाँ पर? शिवनरी फोर्ट में, जो करंट का हमारा जो पुणे है महाराष्ट्र में, वहीं पे इनका बर्थ हुआ था। आगे हम देखते हैं, कहा जाता है कि बहुत ही कम उम्र में शिवाजी को, इनके फादर को, इनकी मम्मी को पर्टिकुलर जो एरिया था वहाँ पर छोड़कर वो दूसरे एरिया में चले गए थे। तो ऐसी कंडीशन में देखिए इनका जो बचपन था वो कैसा बीता था। जब वो बहुत ही कम एज के थे, कहा जाता है कि जब 18 ईयर के थे, उस समय ही उन्होंने कुछ एरिया जीत लिए थे जो अपने फादर, उनके फादर के एरिया में से बाहर थे। जैसे कि जो राजगढ़ एरिया था, जो कंडाना एरिया था और जो तोरा एरिया था, ये सब एरिया जो हिली एरिया थे महाराष्ट्र के, जो करंट का मराठवाड़ा है, वहाँ पर इन्होंने इसे जीत लिया था। जब इनके फादर नहीं थे इनके साथ, तो इनके गार्जियन थे दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव इनके ग्रैंडफादर थे। जब इनकी डेथ हो जाती है 1647 में, उसके बाद ये पूरी तरह से 100% अपने आप रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये एज में भी बड़े हो गए थे, तब तक 18-19 ईयर के हो गए थे। आगे देखते हैं इनके लाइफ में क्या क्या होता है। सबसे पहले याद कीजिए, ये 1657 का टाइम है। एक तरफ औरंगजेब साउथ इंडिया में ही है, दक्कन में ही है, पूरे का पूरा जो प्रोग्राम उसका चल रहा था। उस समय वो राजा नहीं बना था, किंग नहीं बना था। तो इस समय एक तरफ औरंगजेब बीजापुर पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, दूसरी तरफ शिवाजी भी अपने आप को इमर्ज करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी कंडीशन में पूरा का पूरा फोकस जो औरंगजेब का था वो बीजापुर पे था, ना कि छोटे मोटे रूलरों पे था। उस समय तक शिवाजी उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे उसके लिए, इसलिए उसने शिवाजी को पूरी तरह से माफ़ कर दिया और उन पर फोकस ना करके बीजापुर पर फोकस किया। याद कीजिए 1657 की बात चल रही है। इसी समय शाहजहां बीमार पड़ रहे थे दिल्ली में, और जो उनका सन था दारा सिको, वो पूरी तरह से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। इसी कंडीशन में शिवाजी इमर्ज कर रहे हैं, लेकिन औरंगजेब को अब दिख रहा है दिल्ली। तो वो आनंद फानन में बीजापुर को छोड़कर दिल्ली की तरफ बढ़ जाता है, ताकि उसे लगता है कि पूरा एम्पायर उसके हाथों से निकल जाएगा। तो रीजियन वॉर याद कीजिए, हमने औरंगजेब के टाइम में डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पर एक समय था जब शिवाजी चाह रहे थे औरंगजेब से हाथ मिलाना, उससे मिलना चाह रहे थे और चाह रहे थे कि कुछ पर्टिकुलर एरिया उसे वो दे दे। लेकिन इससे पहले कि उनकी उससे मुलाकात होती, औरंगजेब दिल्ली की तरफ निकल गया और यहाँ पर शिवाजी बच गया उसके साथ। अब याद कीजिए, जब औरंगजेब नॉर्थ इंडिया में चला जाता है 58 तक, जब वो अपने आप को फिर से रूलर डिक्लेयर करता है, उस समय तक पर्टिकुलर साउथ एरिया जो था, साउथ इंडिया, वो पूरा ही उसके एरिया में नहीं था। अब फोकस पूरा इसका नॉर्थ इंडिया में है, एम्पायर को बचाने में है। ऐसी कंडीशन में शिवाजी को मौका मिल गया और उन्होंने जो बीजापुर वाला एरिया था, इन सब सारे एरिया को, और कोंकण जो केरल वाला इलाका है, इन सब सारे एरिया को अपने अंडर कर लेता है। अब औरंगजेब को लगता है, जब वो दिल्ली में पहुंच चुका है, रूल करना स्टार्ट करता है, उसे लगता है कि साउथ इंडिया में एक नई शक्ति, नई पावर इमर्ज कर रही है, इसलिए वो इसे सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले औरंगजेब शिवाजी को पकड़ने के लिए या सप्रेस करने के लिए अफजल खान को, अपने एक कमांडर को भेजता है। अफजल खान, ये पॉइंट याद रखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे फिल्मों में भी दिखाया जाता है और बहुत सारी कहानियाँ भी बनी हैं इसके ऊपर, बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं। तो अफजल खान को सबसे पहले भेजा गया 10,000 ट्रूप्स के साथ।
और कहा गया औरंगजेब द्वारा कि किसी भी कीमत पर शिवाजी को पकड़कर उसके सामने प्रस्तुत करें, उसके सामने ले आए। ऐसी कंडीशन में जो अफजल खां था वो एक ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन था, उसे लगता था कि शिवाजी छोटा मोटा इंसान, इसे पकड़ना कौन बड़ी बात है। बट वो भूल गया था कि शिवाजी जो फेस टू फेस वॉर करने में बिलीव नहीं करते थे, वो फोकस उनका पूरा गुरिल्ला वार पे था। तो वो इसी कंडीशन में वो आगे बढ़ता है। 1659 में वो शिवाजी को एक लेटर भेजता है और कहता है कि आप हमारे से मिलने आइए, हमसे मिलने आइए, और हम आपको माफ़ी भी दिलवा देंगे, साथ ही साथ जो बीजापुर का जो कोर्ट है उसमें पर्टिकुलर कुछ एरिया आपको दिलवा देंगे, और शिवाजी को अपने पास बुलाता है। देखिए ऐसे में उस समय जो था ये सब कॉन्स्पिरेसी चलती रहती थी। शिवाजी को ये समझ में भी आ रहा था कि अफजल खां उनके साथ गेम खेल रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। ऐसी कंडीशन वो पूरी तरह से तैयार होकर अफजल खां से मिलने गए, और कहा जाता है कि उन्होंने बड़े ही होशियारी से उसके ही कैंप में, अफजल खां के ही कैंप में है, उसकी मर्डर कर देते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। कहा समझिए वो जो गुरिल्ला वार वाला जो उनका टेक्टिक था वो ज़्यादा फेमस था उस समय, वही से ज़्यादा यूज करते थे। उन्हें पता था कि पूरी की पूरी जो एम्पायर है, इतनी बड़ी आर्मी है औरंगजेब की या मुगल एम्पायर की, उससे सामना करना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए गुरिल्ला वार करते थे। तो यहाँ पर वो अफजल खां को मर्डर करके भाग जाते हैं। कहा जाता है कि यही वो समय था जब से शिवाजी का नाम जो है बहुत ही इमर्ज हो गया। अब वो एक लेजेंडरी फिगर बन गए। उस समय के जो पर्टिकुलर जो भी एरिया थे, जो मराठवाड़ा एरिया, साउथ एरिया जो भी थे, वहाँ पर दादी नानियों कहानियों में फेमस हो गए। एक हीरो, सुपर हीरो वाली जो कॉन्सेप्ट होती है वो इनके साथ निकल कर आया। अब शिवाजी महान कहाए जाने लगे। फिर आगे देखिए, जब अफजल खान वाला प्रोग्राम फेल हुआ तो औरंगजेब ने फिर से उसका एक इम्पॉर्टेंट जो दक्कन का सूबेदार था शाइस्ता खां, उसे भेजते हैं फिर से शिवाजी को कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए। सेम वही गलती जो था शाइस्ता खां भी करता है। शाइस्ता खां को भी लगता है कि शिवाजी छोटे मोटे रूलर हैं, छोटे मोटे एरिया देख रहे हैं, उनको पकड़ना कोई आसान बड़ी बात नहीं होगी, बहुत ही आसान होगा। इसने भी शिवाजी को अंडर एस्टिमेट किया। इस कंडीशन में देखिए 1666 में शाइस्ता का जो पूना वाला इनका इलाका था पूरा का पूरा, उस पर कैप्चर भी कर लेता है, उसे अपना हेडक्वार्टर भी बना लेता है। अब उसे लगता है कि शिवाजी को पकड़ना बहुत ही आसान है, फालतू का अफजल खां मारा गया। ऐसी कंडीशन में 1663 में एक समय जब वो एक रात में अपनी वाइफ के साथ हरम में था, उसी समय शिवाजी फिर से गुरिल्ला वार टेक्टिक यूज करते हुए उसके हरम में घुस जाते हैं और साथ ही साथ उसे किल करने की कोशिश करते हैं, बट वो भाग निकलता है और उसका जो सन था और उसका जो कमांडर था वो मारा जाता है। इस समय शाइस्ता खां की घोर बेइज्जती होती है, बहुत इंसल्ट होती है, बहुत लोग उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट था और बड़े ही बड़ी बातें करके वो शिवाजी को पकड़ने गया था। और औरंगजेब इस घटना से इतना परेशान था, इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसने शाइस्ता खां के दक्कन से हटाकर बंगाल का सूबेदार डिक्लेयर कर दिया और उसे ट्रांसफ़र कर दिया कि अब दक्कन से आप सीधे बंगाल जाओ। और कहा जाता है कि जाते समय औरंगजेब उससे मिलना भी नहीं चाहता था, उसने उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं किया। अब औरंगजेब को लगा कि जो शिवाजी है वो कोई छोटा मोटा रूलर नहीं है, तो उसे थोड़ा बड़े लेवल पर डिप्लोमेटिकली तरीके से साथ साथ आर्मी को भी यूज करके भी कैप्चर करना पड़ेगा। लेटर ऑन देखिए क्या होता है। अब औरंगजेब जो आमेर का राजा था जय सिंह, उसे अपॉइंट करता है शिवाजी को पकड़ने के लिए, क्योंकि आमेर का जो राजा जय सिंह है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही समझदार व्यक्ति भी था। ये बहुत ही इसलिए समझदार था, इसने सबसे पहले काम क्या किया, इसने शिवाजी को अंडरस्टिमेट नहीं किया, ना ही उसकी आर्मी को अंडरस्टिमेट किया, ना ही उसकी जो गुरिल्ला वार टेक्टिक थी उसे भी अंडरस्टिमेट करता है। इसने सबसे पहला काम किया, जो भी पर्टिकुलर एरिया थे, जो लोग भी शिवाजी को हेल्प करते थे, उनसे पहले इसने कॉन्टेक्ट किया और उन्हें कहा कि आप उसकी किसी भी कीमत पर हेल्प नहीं करेंगे, उन्हें अपने फेवर में कर लेता है। ऐसे कंडीशन में साथ ही साथ जो पुरंदर, जहाँ पर कि शिवाजी की फैमिली भी थी और पूरा का पूरा जो ट्रेजरी था, जो लूटे हुए पैसे थे, जो भी धन दौलत थी, वो पुरंदर के ही किले में रखी हुई थी। अब जय सिंह पुरंदर के जो किले थे उसे पूरी तरह से घेराबंदी कर लेता है और जब शिवाजी को लगता है कि अब कोई तरीका नहीं है कि कैसे भी करके जय सिंह से लड़ा जा सकता है या जीता जा सकता है, जब उसे कहीं से भी हेल्प नहीं मिलती है, तो वो उसके सामने निमंत्रण भेजता है और उसके साथ एग्रीमेंट करने की कोशिश करता है। नेगोशिएशन स्टार्ट करता है और एग्रीमेंट होता है। वो उसके सामने एक तरह से समझिए सरेंडर ही कर देता है। उस समय का जो नेगोशिएशन होता था वो सरेंडर के तौर पे ही होता था। यहीं पर कही जाती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर।
ये पुरंदर की संधि हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके किसके बीच हुआ था? तो अगर जय सिंह और शिवाजी का नाम आए तब भी राइट है, अगर शिवाजी और औरंगजेब का नाम आए तब भी सही है, क्योंकि औरंगजेब रूलर तो जो था मेन था औरंगजेब ही था, तो अगर औरंगजेब के साथ भी नाम भी आता है पुरंदर की संधि का तो आप उसे सही मानेंगे। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी और कब हुई थी। देखिए पुरंदर की संधि में क्या क्या हुआ था उसे जरा एक बार देख लेते हैं। देखिए जो उस समय के जो 35 फोर्ट थे जो शिवाजी के अंडर में थे, उनमें से 23 फोर्ट जो थे अब उसे मुगलों को देने थे, मतलब जय सिंह को देने थे उस समय के हिसाब से। साथ ही साथ कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ से कि 4 लाख हुन जो हैं पैसे आते थे हर वर्ष, वो अब जय सिंह ने शिवाजी को ही दे दिया। उसे मैंने क्या कहा, वो पहले से समझदार था, उसे पता था कि उसे पूरी तरह नाराज करके इस एरिया पर रूल नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ इस समय शिवाजी ने एक डिमांड रखी कि उसे पर्सनली राजा के सामने पेश ना किया जाए और उसकी सर्विस में ना लगाया जाए। तो यहाँ से ये वाली बात जय सिंह मान लेता है इनसे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि जो शिवाजी का माइनर सन था, मतलब बिलो 18 ईयर का था, संभाजी, उसे 5000 का मनसबदार बना दिया जाता है औरंगजेब के रूल में। तो लेटर ऑन देखिए इनके साथ अब समझौता कर लिया इन्होंने, शिवाजी और जय सिंह ने। अब जय सिंह ने सोचा कि इसको शिवाजी के जो भी आर्मी ट्रूप है उसे यूज करके जो बीजापुर जो पहले से उसके अंडर में था वो बाहर निकल आ गया था, उसे फिर से रिकैप्चर कर लेते हैं। इस कंडीशन में फिर से वो बीजापुर पे कोशिश करता है जय सिंह और शिवाजी, लेकिन ये पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है प्रोग्राम। कहा जाता है कि जो पहनाला वाला जो फोर्ट था जहाँ पर शिवाजी को कैप्चर करना था, पहले भी शिवाजी के अंडर में था, वो जानबूझ के शिवाजी ने ये एरिया छोड़ दिया और यहाँ पर मुगलों की हार हुई। इसके साथ ही जब ये फेल्योर हुआ तो अब जय सिंह को लगा कि जो औरंगजेब है बहुत ही गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर बहुत एरिया आप उसके अंडर में थे, अब नहीं आ रहे हैं, बहुत पैसे भी खर्च हो चुके थे इस समय तक। तो उसने कैसे भी करके शिवाजी को औरंगजेब से मिलाने की कोशिश की और शिवाजी को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो आगरा जाए, उस समय तक औरंगजेब आगरा में था, आगरा जाए और वहाँ से औरंगजेब से मिलकर आए। वो तैयार भी हो जाता है और चला जाता है औरंगजेब से मिलने के लिए शिवाजी। यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कहा यहाँ पे बहुत बड़ी कहानियाँ बनाई गई हैं, मूवी बनाए गए हैं, कैसे आगरा से शिवाजी भाग जाते हैं। वो बड़ी बड़ी बातें हम नहीं फंसते हैं, लेकिन हम देखते हैं क्या हुआ था उस समय। औरंगजेब से जब मिलने के लिए शिवाजी जाते हैं तो ये जो मुलाकात होती है पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहती। कैसे सक्सेसफुल नहीं रहती है उसे देखते हैं। देखिए औरंगजेब जब उनसे मिलता है तो उन्हें 5000 का मनसबदार डिक्लेयर करता है। शिवाजी को तो लगा था कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, जब वो जाएंगे तो उनका बहुत स्वागत होगा, औरंगजेब उनकी आरती उतारेगा, बहुत बड़े बड़े मतलब मनसबदारी देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शिवाजी को सिर्फ 5000 का मनसबदार डिक्लेयर किया गया, जो कि ऑलरेडी उसके जो माइनर सन था उसे डिक्लेयर किया गया। तो ऐसे में शिवाजी को लगा कि उनकी इंसल्ट हुई है और वो इस इंसल्ट से बहुत ही आहत हुए। साथ ही साथ समझिए उस समय कंडीशन ऐसी थी कि जो औरंगजेब था उसका एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन चल रहा था, उसी में सब बिजी थे, तो औरंगजेब पर्सनली उससे ज़्यादा समय मिल भी नहीं पाया। और शिवाजी जो पर्सनल जो सेवा होती थी औरंगजेब से रूलर के सामने मिलने की बैठने की, उससे निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ऐसे में जितने भी जो कोर्ट के लोग थे उन्हें लगता है कि ये इंपीरियल जो पावर है उसका डिसऑनेस्ट है और शिवाजी को पनिशमेंट दिया जाए, हार्ड पनिशमेंट दिया जाए। और एक तरफ शिवाजी को हार्ड पनिशमेंट देने की बात चल रही है, दूसरी तरफ औरंगजेब उस समय थोड़ा सा समझदारी दिखाता है और जय सिंह को एक लेटर लिखता है कि शिवाजी जो यहाँ पर आकर डिसऑनेस्ट कर रहा है मुगल एम्पायर को, उसके साथ क्या किया जाए। और कहा जाता है कि जय सिंह ने रिप्लाई भी किया था और कहा था कि शिवाजी के साथ गुड बिहेव किया जाए। लेकिन जब ये लेटर लिखना और लेटर वापस रिप्लाई आना, इन सब का दौर चल रहा था, उससे पहले ही 1666 में शिवाजी आगरे के किले से निकल भागते हैं। क्यों भाग सकते हैं समझ रहे, क्योंकि औरंगजेब गुरिल्ला वार में टेक्टिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, फेमस थे, बहुत अच्छा उनका प्रैक्टिस था। तो शिवाजी यहाँ से 1666 में औरंगजेब के किले से निकलकर बाहर भाग जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होगा, शिवाजी फिर से जाएंगे अपने एरिया, फिर से एरिया एक्सपेंस करेंगे, साथ ही साथ उनकी जो आर्मी होगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उन सारी बातों को अगले इसी चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इन सारी बातों को डिस्कस करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.